स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 से एक्सप्लेनेशन चालू करता हूं। ध्यान से सुनिए। आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अगर आपने नोट डाउन नहीं भी किया है तो पेज नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में ऑडियो से समझने की कोशिश कीजिए। तो पेज नंबर 8 में सबसे पहले एक एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर सिद्ध कीजिए कि कूलाम बल गुरुत्वीय बल से काफी प्रबल या पावरफुल होता है। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि हाइड्रोजन सबसे सरलतम या सिंपलेस्ट एटम है। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो यह 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया। केंद्र में प्रोटॉन है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। सबसे पहले अपन चलते हैं प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। तो फर्स्ट पार्टिकल होगा वो प्रोटॉन हो जाएगा, सेकेंड पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो F ग्रेविटी इज इक्वल टू Gmemp/r²। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला कूलाम बल देखें अपन। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू K(Q1Q2)/r²। आप जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश का मान E के बराबर होता है। तो Q1 और Q2 दोनों का मान अगर E रखेंगे तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू Ke²/r²। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अगर सेकंड को फर्स्ट से अपन डिवाइड करें तो देखेंगे F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ग्रेविटी इज इक्वल टू Ke²/r² अपॉन Gmp(me)/r²। r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा। देन Ke² अपॉन Gmemp। नेक्स्ट, आप सब जानते हैं K का, E का, G का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इन सब का वैल्यू देख ही रहे हैं आप। जब इनका वैल्यू इसमें पुट करेंगे उसके बाद में अपन सॉर्ट आउट करते हैं। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ग्रेविटी, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 आता है। अब आप जानते हैं 10⁻39 जो है उसका मान 1 से बहुत ज्यादा होता है। तो अपन ये कह सकते हैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ग्रेविटी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब अगर नीचे वाला टर्म जो है उसको राइट में शिफ्ट करें तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F ग्रेविटी। तो इससे अपने को पता चलता है कि कूलाम बल जो होता है गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होता है। आ गया आपको समझ में? ये मैथमेटिकल है। एक आपको थ्योरेटिकल भी बता देता हूं, थ्योरी के आधार पर भी, कि गुरुत्वीय बल की तुलना में कूलाम बल काफी शक्तिशाली होता है। एक पेन लेते हैं, पेन को बालों से रगड़ते हैं और एक हाथ में छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखते हैं। जब पेन को कागज के टुकड़ों के पास बालों से रगड़कर लाया जाता है तो पेन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कागज के टुकड़ों पर 2 बल एक साथ कार्य कर रहे हैं। एक तो पेन का आकर्षण बल, पेन और कागज के टुकड़ों के जो मध्य बल है वह कूलाम बल है, और पूरी पृथ्वी अपनी पूरी ताकत से कागज के टुकड़ों को नीचे की ओर खींचती है, वो गुरुत्वीय बल है। पेन जो खींचता है वो कूलाम बल है। आप ये जानते हैं कि कागज के टुकड़े पेन की ओर ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। इससे पता चलता है कि कूलाम बल का मान गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 9 पर। देखें अपन पेज नंबर 9 पर देखते हैं तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्लस में 9 इलेक्ट्रॉन और प्लस में इलेक्ट्रॉन, 2 आवेश हैं, 18 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इनको मिलाने वाली रेखा पर कुछ आवेश, इस आवेश को कहाँ रखा जाए, किसी भी आवेश को 2 माइक्रोकूलाम को कहाँ रखा जाए कि इस पर लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाए। आपने ऐसा सवाल 11th में गुरुत्वाकर्षण में भी पढ़ा होगा।
सबसे पहले प्लस में नो इलेक्ट्रॉन, प्लस में इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि जो 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है उसको प्लस में नो इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर रख दिया, तो प्लस में नो इलेक्ट्रॉन से इसकी दूरी x हो गई और दूसरे आवेश से दूरी 18 माइनस x हो गई। अब अपन जानते हैं कि इस पर परिणामी बल अगर शून्य होगा, इसका मतलब ये होगा कि नो इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस पर लगने वाला बल और इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस पर लगने वाला बल दोनों परिमाण में बराबर होंगे और दिशा विपरीत होगी। तो अपन ये कह सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2, देन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो K 9 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइक्रोकूलाम अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू E इंटू 2 माइक्रोकूलाम अपॉन 18 माइनस x का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट हो गया, 2 माइक्रोकूलाम से 2 माइक्रोकूलाम कैंसिल आउट हो गए, E से E कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखेंगे कि जो आंसर आया अपने पास 3 से इससे देखेंगे अगर तो 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट ले लिया तो 1 अपॉन 18 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 54 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स, सॉर्ट आउट किया तो x का वैल्यू अपने पास आ रहा है 27/2 सेंटीमीटर। 27/2 का मतलब आप समझ ही गए 13.5 सेंटीमीटर। तो ये दूरी है जहां पर इस पर लगने वाला परिणामी बल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब एक चीज आप ध्यान दें, दूरी आई है 13.5, तो 9 इलेक्ट्रॉन से 13.5 दूरी पर हुआ, तो ये बिंदु 9 इलेक्ट्रॉन से दूर हुआ और छोटे वाले आवेश के पास में होता है। इसीलिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर दो आवेश हैं और उनके मध्य किसी बिंदु पर शून्य बल पूछा जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखिए वो बिंदु छोटे आवेश के पास में ही प्राप्त होगा और बड़े आवेश से दूर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में अगर आप देखें तो नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम के सदिश रूप में सबसे पहले अपन चलते हैं, डायग्राम आप देख ही रहे हैं। डायग्राम में ओ बिंदु है, वहां से दो आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2। दोनों आवेश इस चित्र में मैंने सजातीय माने हैं। सजातीय का मतलब या तो दोनों धनावेश हैं या दोनों ऋणावेश हैं, ठीक है। और Q1 और Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है। अब अपन चलें इसमें आगे, Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, तो आप बल देखें वो नीचे की ओर धक्का देगा, तो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 वेक्टर हो गया। F12 का मतलब है 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल। इसी समय आप ऊपर की ओर बल देखें तो F21 लिखा हुआ है, वो बल है Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। तो Q1 Q2 को ऊपर की ओर धक्का देगा तो बल हो गया F21। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो सदिश बना रखे हैं, एक R12 है, एक R21 है। R12 की डायरेक्शन 1 से 2 की ओर है और R21 की डायरेक्शन 2 से 1 की ओर है। इसके नीचे लिखा हुआ भी है। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे अपन चलें। सबसे पहले माना कि कोई दो आवेश Q1 और Q2 हैं, A और B बिंदु पर रखे गए हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष इनके सदिश R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हैं। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का मोड स्क्वायर R21 के। आप हमेशा ध्यान दीजिए नीचे R स्क्वायर आता है तो R21 वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि सदिश का बिना परिमाण लिए अगर स्क्वायर करते हैं तो वो गलत होगा। तो पहले सदिश का परिमाण लिया फिर उसका स्क्वायर कर दिया। इकाई सदिश R21 केप लिया, वो आपको इसलिए देखो एक बार, F12 की डायरेक्शन में सदिश कौन सा है, R21 है, और F21 की डायरेक्शन में सदिश कौन सा है, R12 है, इसलिए उल्टे सदिश हैं इसमें। नेक्स्ट अपन चलें, आप ये जानते हैं R21 का क्या मतलब होता है, R1 माइनस R2, बाद वाले में से पहले वाला घट जाता है, 11th में पढ़ाई होगा। तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का स्क्वायर
R21 का केप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन चलें उल्टा, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। तो F21 है K Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मोड का स्क्वायर, और R12 केप। आप सदिशों का समझ ही गए होंगे। अब आप पेज नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पे देखेंगे तो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मोड का स्क्वायर। R12 का मतलब आप समझ ही गए होंगे, बाद वाले में से पहले वाला घटा दिया, R12 केप हो गया। अब अपन ये जानते हैं कि R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर है, इसको R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर में साइन चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नीचे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि R12 केप और R21 केप ये दोनों ही इकाई सदिश हैं। इकाई सदिश की परिभाषा आप जानते हैं, जिनका परिमाण 1 के बराबर होता है परंतु इनकी दिशा विपरीत है। तो ये ऐसे सदिश हैं जिनका परिमाण बराबर है तथा दिशा विपरीत है। तो R12 केप इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, माइनस R21 केप लिखा जा सकता है। अब समीकरण 3 में ये मान रखें अपन, R12 का वैल्यू रख दीजिए तो माइनस R21 आ जाएगा। तो F21 इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मोड का स्क्वायर और R21 केप, नेगेटिव साइन आएगा। 1 और 3 की तुलना अगर आप करेंगे तो ध्यान से देखिए, सिवाय माइनस के सब कुछ बराबर है राइट हैंड साइड में। तो आप देखेंगे तो F12 किसके इक्वल लिखा जा सकता है, माइनस F21 के बराबर लिखा जा सकता है, जो क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार है, न्यूटन का तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये कूलॉम के नियम का सदिश रूप का निरूपण हो गया। इसके आगे टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। सबसे पहले सिद्धांत बता देता हूं मैं। सिद्धांत ये कहता है कि किसी बहुआवेश निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस निकाय में उपस्थित अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बहुआवेश निकाय का मतलब आप समझते ही हैं, जिसमें बहुत सारे आवेश होना है कि सास बहु वाला। तो बहुत सारे आवेश हैं इसमें। आवेश मान लिए अपन ने Q1 Q2 और Qn तक मान लेते हैं। सबसे पहले एक अगर आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम में तो Q1 का सदिश है R1 वेक्टर, Q2 का सदिश है R2 वेक्टर, और ऐसे ही Qn का सदिश है Rn वेक्टर। क्लियर। एक इसमें डायग्राम में छोटा सा आवेश रखा हुआ है Q0 वेक्टर। Q0 जो है सदिश, Q0 जो आवेश है उसका सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष R0 वेक्टर माना गया है। ये परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश का मतलब है ऐसा आवेश जिसका परिमाण बहुत ही कम हो। परिमाण बहुत कम इसलिए लिया जाता है ताकि वह दूसरे आवेशों को प्रभावित न कर सके, इसलिए इसका परिमाण बहुत ही कम रखा जाता है। क्लियर। अब अपन देखेंगे कि Q0 पर किस किस के कारण बल कार्य करेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण और Qn के कारण। मान लीजिए कि सारे उसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन चलें Q0 पर Q1 के कारण बल। तो F01 आ गया, अभी थोड़ी देर पहले सदिश रूप पढ़ाया ही था, उसके अनुसार ही चलें। तो F01 इज इक्वल टू K Q0 Q1 अपॉन R10 का मोड का स्क्वायर और R10 केप। ये इक्वेशन समझ में नहीं आ रही हो तो सदिश रूप एक बार वापस देख लें, वहां से समझ में आ जाएगा। जैसे Q0 पर Q1 के कारण बल आया वैसे Q2 के कारण आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक की जगह 2 लिखना है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसके बाद में तो Q0 पर Qn के कारण बल, जैसे सभी के कारण होगा तो Qn के कारण बल ले लिया अपन ने। बल लिया तो F0n इज इक्वल टू K Q0 Qn अपॉन Rn0 का मोड का स्क्वायर और Rn0 का केप। Q0 पर अगर परिणामी बल निकालना चाहते हैं तो F वेक्टर इज इक्वल टू F01
प्लस F0 2 और कहाँ तक होगा F0 n तक हो जाएगा। सारे मान लिख लीजिएगा, आप मान समझ में आ ही जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो इसको सिग्मा के रूप में लिखा जा सकता है। एक बार याद ध्यान से देखिए, सभी पदों में KQ0 कॉमन आ रहा है तो KQ0 ऐसा कैसा हो गया। अब सिग्मा लिखने का तरीका है, पहला पद में 1 है, दूसरे में 2 है, n तक चलेंगे तो लिमिट हो गई सिग्मा की I इज इक्वल टू 1 to n, तो लोअर लिमिट 1 हो गई, अपर लिमिट n हो गई। सिग्मा के रूप में लिखने का तरीका बता देता हूं मैं। आप पहले पद को पकड़ लीजिए, पहले पद में जहां जहां 1 लिखा हुआ है वहां I लिख दीजिएगा बस। तो जैसे I लिखोगे तो आएगा KQ0 QI अपॉन RI0 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और RI0 का केप। बस यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसके बाद में अपन चलते हैं कूलाम बल की विशेषताएं। सबसे पहले ये बल दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। इस बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए, गुरुत्वीय बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद में यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब होता है समानुपाती 1/r²। गुरुत्वीय बल भी इसी का नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग का ही। इस बल की परास -10⁻⁻15 मीटर से इनफाइनाइट तक, अनंत तक होती है। सवाल उठता है कि 10⁻15 मीटर क्या है। ये 10⁻15 मीटर जो है वो नाभिक की त्रिज्या है और अपन ये जानते हैं कि नाभिक के अंदर केवल नाभिकीय बल ही कार्य करता है, नाभिक के अंदर अन्य बल नगण्य हो जाते हैं। इसीलिए नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर काम में ली गई है और इसका परास 10⁻15 मीटर से अनंत तक होता है। यह बल नाभिकीय बल से दुर्बल होता है और गुरुत्वीय बल से प्रबल होता है। नेक्स्ट एक परिभाषा है विद्युतीय पारगम्यता या विद्युतशीलता। विद्युतशीलता की अगर परिभाषा है, किसी माध्यम से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता विद्युतीय पारगम्यता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे। इसका यूनिट है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। निर्वात के लिए एप्सिलॉन के नीचे नोट लिखते हैं, ये ई नहीं है भाई, एप्सिलॉन है। लिखने का तरीका आप देख ही रहे हैं। उसके बाद में एक है परिभाषा आपेक्षिक विद्युतशीलता, पराविद्युतांक भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर या कैसे भी लिखा जाता है। परिभाषा माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.